बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज जो है ना, मैंने कहा कि आज जो है थोड़ा सा मैं पेपर का भी बता दूं आपको कि किस तरह आपने पेपर अटेम्प्टिंग करनी है, कैसे। अभी देखें, आपके सामने जब एक पेपर आता है तो आप उसको टाइम के हिसाब से, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या वजूहत हैं ये हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि ओवरऑल पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है। अभी देखें, आपके पास 3 आवर्स मिलते हैं। ठीक है। एक पेपर को जो है वो कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे होते हैं। उन 3 घंटों में से मतलब कितने आपके पास कितने मिनट हो गए? 180 मिनट। उन 180 मिनट में से आप 20 मिनट जो है वो एमसीक्यूज के निकाल लें। एमसीक्यूज क्या है कि आपने जो है वो एमसीक्यूज लगाना, या तो आपको आ रहा होगा एमसीक्यूज या तो नहीं आ रहा होगा एमसीक्यूज। तो 20 एमसीक्यूज होंगे। आपने जो है जितने आपको आते हैं वो लगा के, उसके अलावा यहाँ वहाँ से वो होता ही नहीं है कि सीएसएस के एग्जाम में आपके पास ये होता ही नहीं है बिल्कुल चांस कि आप जो है वो यहाँ वहाँ से देखें और कहीं से हेल्प मिल जाए, तो वो टाइम ज़ाया ही होता है। तो एमसीक्यूज को निकाल के हमारे पास बचते हैं 160 मिनट। ठीक है। अच्छा, 160 मिनट। अब आपके पास 4 सवाल हैं। आपके पास 4 क्वेश्चन करने हैं, आपने 4 क्वेश्चन करने हैं और आपके पास है 160 मिनट। तो आपको जो है ना वो टाइम अपना यहाँ से बाहर से ही, आपको जब आप बाहर हो, एग्जाम हॉल में नहीं गए हो, वहीं से आपने कैलकुलेट करके और उस हिसाब से टाइम को जो है वो डिवाइड करना है आपने। अभी अगर हम डिवाइड कर लें 4 क्वेश्चन के हिसाब से 160 मिनट तो ये जो है वो 40 मिनट का एक सवाल बन जाता है। 40 मिनट आपके पास होते हैं एक सवाल के लिए। ठीक है। अच्छा, मेरी स्ट्रेटेजी और ओवरऑल जो मोस्टली जो सीएसएस में 4 सवाल कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले जो है वो 5 मिनट लगाते हैं। सबसे पहले जो 5 मिनट जैसे ही उनको पेपर, वो अपने क्वेश्चन सिलेक्शन में लगाते हैं। क्वेश्चन आपका सिलेक्ट जो है वो 5 मिनट में होना चाहिए कि कौन से 4 सवाल मैंने जो है वो करने हैं। उसके अलावा आप क्या है, आप क्या करेंगे, आप तो पहले पहले रफ पेज पे जाएंगे, पीछे कॉपी पे यहाँ से 2 लाइनें लगाएंगे। उस पेज को, बैक जो पेज होगा उस पे आप लिखेंगे रफ वर्क। ठीक है। उस पे आप रफ वर्क लिख के आप लाइनें लगा लें, 2 लाइनें लगा लें और 4 पोर्शन बना लें। और यहाँ पे जो है ये फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 3 चूज किया है, क्वेश्चन नंबर 5 चूज किया है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 चूज किया है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। आप उनके देखिए यहाँ पे आपने आउटलाइन उसकी बना लेनी है, रफ आउटलाइन। अच्छा, रफ आउटलाइन बना के सारी सेटिंग करके इसमें इस टोटल प्रोसेस में आपने जो है ना वो 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने हैं, इसको 15 मिनट का टाइम लगाना है। इसमें तमाम जो क्वेश्चन जो देते हैं सीएसएस में, जो भी आपने 400 सवाल करने हैं, 15 मिनट में आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेनी है उनकी उनकी एक रफ आउटलाइन बना लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब टोटल कितना टाइम बच गया? 5 मिनट आपने क्वेश्चन सिलेक्शन में लगा लिए। आपने, आपको क्या पता 4 सवाल की जगह आपके आपको 6 सवाल आ रहे हो, फिर आपने बेस्ट चूज करना है। तो इस 5 मिनट में ही आपने बेस्ट चूज उसी में कर लेना है। ठीक है। अच्छा, बाकी 15 मिनट आपने जो है वो उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या तरीका क्या है? अब ये सवाल होता है कि अच्छा, उसके अलावा अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग से पहले हम अगर देख लें तो 160 मिनट में 4 सवाल, तो 20 मिनट तो या 20 मिनट यहीं पे खत्म हो जाते हैं। बाकी आपके पास बचते हैं 140 मिनट। मतलब आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो एक सवाल के लिए हर किसी क्वेश्चन में से 5 मिनट यहाँ से निकल के आपके पास 35 मिनट की एक जो है। आवाज आ रही है आपको? वॉइस चेक एक दफा कर लें। अच्छा, मैंने जो है वो पास्ट पेपर से सवाल उठा लिया है कि डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर। डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड हाईलाइट द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कल्चर। अभी आपने देखा है कि यहाँ पे एक सवाल, जो ये वाला जो सवाल है, इसमें 2 हिस्से पूछ रहा है। इस सवाल के 2 हिस्से मेजर।
इसका मतलब ये है कि एक सवाल के एक हिस्से पे 10 मार्क्स हैं, दूसरे हिस्से पे 10 मार्क्स हैं। मतलब आपने जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसको ऐसे लिखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है उसको ऐसे लिखना है कि वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और उसको आपने इक्वल बर्डन ऑफ प्रूफ देना है उसका उसका और हाईलाइट द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कल्चर, मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कल्चर, इसके भी 10 मार्क्स हैं। तो मतलब इन दोनों को आपने इक्वली कराना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका क्या है कि आपने किस तरह से ब्रेनस्टॉर्म, आपने मुख्तलिफ हेडर की बुनियाद पे सोचना है। पहले पहले जो बेसिक हमारे जो हर कोई बताता है और हर कोई करता है वो ये है कि आप पॉलिटिकली देखें कि क्या है स्ट्रेटेजिक कल्चर, पॉलिटिकल रेलमिंग क्या है, इकोनॉमिक क्या है, सोशल क्या है, साइकोलॉजिकल, ठीक है। इस तरह से आपने जो है ना एक हेडर की बुनियाद पे ये अपने ब्रेनस्टॉर्म कर दिया। अच्छा, आपके पास आर्गुमेंट नहीं आ रहे इन हेडर की बुनियाद पर, तो आप दूसरी लेवल पे यहाँ पे कर सकते हैं। एक आप जो है वो नेशनल लेवल पे जो है वो ब्रेनस्टॉर्म करें कि नेशनल लेवल पे क्या हो सकता है इस पॉइंट का। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप रीजनल लेवल पे। अच्छा, रीजन में क्या क्या आ जाता है, रीजन में डिफरेंट रीजन है दुनिया के। फॉर एग्जांपल एक अमेरिका का रीजन है, उसको पूर्व को अमेरिकन रीजन कहते हैं, वो अमेरिका शामिल है, साउथ अमेरिका भी शामिल है, ठीक। उसके अलावा दूसरा रीजन आप मिडिल ईस्ट का रीजन, उसमें जो तमाम कंट्रीज जिसमें कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया और ईरान, ये वाले जो कंट्रीज हैं ये सारे उसमें मिडिल ईस्ट जो कंट्री शामिल है। उसके अलावा आप देखें कि यूरोपियन रीजन जो है, यूरोपियन रीजन पूरा जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से ऊपर जो है यूरोप, ये पूरा यूरोपियन रीजन कहलाता है। उसके अलावा सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो अजरबैजान, ताजिकिस्तान पूरे हैं, ये सारा सेंट्रल एशिया हो जाता है, ये रीजनल है, ठीक है। उसके अलावा देखें साउथ एशिया में कौन से, जो सार्क में कंट्री सारे आ जाते हैं साउथ एशिया में, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, ये सारे साउथ एशियन रीजन में आ गए कंट्री, ठीक है। उसके अलावा आप इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन क्या होता है, इंडिया इंडियन इंडो इंडो पैसिफिक, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के दरमियान में जो भी एरिया है ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है। इसमें आप जो है वो स्टेट यहाँ से इंडियन ओशन, यहाँ से पाकिस्तान और इंडिया से लेकर मलाका से, स्टेट ऑफ मलाका से लेकर ये पूरा जापान तक जो एरिया है ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है। इसी तरह आप देख लें एशिया पैसिफिक वो कहता है, कभी जो पैसिफिक ओशन और एशिया के बीच में जो रीजन है वो सारा वो है ये सारा कहलाता है एशिया पैसिफिक रीजन। उसके अलावा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया हो गया, उसके अलावा ईस्ट एशिया कंट्री या साउथ चाइना सी, इस तरह के रीजनल आपने एनालिसिस करना है कि आपके पास पॉइंट उस हिसाब से आ जाए। अच्छा, जब आप मुख्तलिफ रीजन पे, क्योंकि आपने वो पाकिस्तान हेलो, हेलो, अब आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये रीजनल एनालिसिस हो गया। उसके अलावा आपने फिर इंटरनेशनल एनालिसिस करना है, इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल, उस इंटरनेशनल लेवल पे आपका पूरा रीजन, मतलब जो सारे दुनिया के रीजन है ये सारे मिला के ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। फिर कुछ इश्यूज जो हैं वो रीजनल, नेशनल, ये पॉलिटिक्स से हट के जो है वो ग्लोबल इशू, जैसे हमने पढ़े थे ग्लोबल सिक्योरिटी या ग्लोबल इश्यूज, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया वो दूसरी चीजें हो गई, ये सारा ग्लोबल में आ जाता है। तो उस हिसाब से आपने जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है इन इन हेडर पे। अब आप देखेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, किसी चीज के इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं किस चीज पे, उस पे आपने ये सारी चीजें, उसके अलावा ये सारी चीजें, इन पे सारों पे एनालिसिस करना है, उससे मिसालें देखनी है। अच्छा, अगर आपका वहां पे भी नहीं आ रहा तो आपने सोशियोलॉजी और या करंट अफेयर के हिसाब से
करंट अफेयर के खास तौर पे सवाल में आपने जो है एक और जो है वो एनालिसिस का और ब्रेन स्टॉर्मिंग पे हेडर होते हैं, वो ये होते हैं कि आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस, उन सोशल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। वो आपकी जो है वो फैमिली से शुरू होता है। आपने देखना है कि फैमिली के हिसाब से एनालिसिस, किसी चीज के सॉल्यूशन मांग रहा हो, फॉर एग्जांपल वो कह रहा हो कि क्राइम जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आपने सबसे पहले करना है कि फैमिली का इंस्टीट्यूशन है उसको आपने मोबिलाइज करना है। उसके अलावा आपका एजुकेशन सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसके एजुकेशन में आप जो है वो लिटरेचर ऐसा डाल रहे हैं, बच्चों को ऐसी चीजें पढ़ाएं जिससे वो क्राइम रेट कंट्रोल हो और वो क्राइम को एक मतलब सोशल इल समझे और उसको एक गलत नजर से देखे। तो उसके अलावा वो बहुत कम चांसेस हैं कि आप जो है वो एजुकेशन सेक्टर में आपने उसको पढ़ाया है कि क्राइम ये गलत चीज है और फिर वो क्राइम की तरफ जाए। तो ये जो चीजें हैं इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज को। उसके अलावा आप देखें, उसके अलावा आप क्या करें, पेयर ग्रुप है। पेयर ग्रुप का क्या मतलब है? पेयर ग्रुप का मतलब जो दोस्तों का ग्रुप होता है एक इंसान का, उसको पेयर ग्रुप कहते हैं। आप उस हिसाब से एनालिसिस करें, फैमिली, एजुकेशन, पेयर ग्रुप। अच्छा, आप जो है इस हिसाब से सोशल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा दूसरा सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? गवर्नमेंट आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है कि आप गवर्नमेंट को जो है वो मोबिलाइज करके, गवर्नमेंट के इदारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको मोबिलाइज करके किस तरह से आप सॉल्यूशन दे सकते हैं किसी चीज का। ठीक है, आपका गवर्नमेंट हो गया। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा इकोनॉमी आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है कि आपकी इकोनॉमी किस किस्म की है, क्या आपकी इकोनॉमी जो है वो जो है वो स्टेट सेंट्रिक है या किसी खास एरिया, खास रीजन सेंट्रिक है। तो इकोनॉमी भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो इस हिसाब से आप जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के ये सारी चीजें जो है इन हेडर की बुनियाद पे ये सारे हेडर है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज है जिसको मतलब आपने देखना है कि एक ब्रॉड सेंस में आप देख लें तो कभी कभी सोशल मीडिया या मीडिया भी एज ए मतलब आप इसको एज ए सोर्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग ले सकते हैं कि मीडिया का क्या रोल है, मीडिया कैसे जो है वो चीजें कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो ट्रांसनेशनल एक्टर्स शामिल हो गए जिसमें इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे देख रही हैं। उसमें जो है आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी देख सकते हैं, इंटर गवर्नमेंटल जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपकी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो वो ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब एक नेशंस में नहीं है बल्कि मुख्तलिफ नेशंस पे वो फैली हुई है। तो उन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है? अच्छा, एमएनसी के अलावा हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब हम वो नॉन स्टेट एक्टर पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि इंडिविजुअल जो आम जो शहरी हैं, वो भी पीस के लिए जो है वो काम करते हैं। वो भी जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, वो भी एक मतलब अमन के सफीर। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन हमेशा जो है वो जो एक्टर्स हैं फिल्म एक्टर्स वगैरह उनको बुलाता है और उनको जो है बड़े प्लेटफॉर्म में तकरीरें करने के लिए बोलता है। उसका मतलब ये नहीं है कि यूनाइटेड नेशन को वो जो है वो एड्रेस कर रहा है। शाहरुख खान, सलमान खान हो गया, उसके अलावा जो ये हैरी पॉटर की हीरोइन है, इसका क्या नाम है मुझे याद नहीं है, वो जो है एड्रेस कर रही हैं तो मतलब वो जो है बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है नहीं। उसका मतलब ये है कि रोल मॉडल, एज ए गुडविल, एज ए पीस एम्बेसडर लेके इंडिविजुअल। उसके अलावा मैंने कहा था कि पार्लियामेंट के जो स्पीकर होते हैं, पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हो गया, जो चेयरमैन हो गया, ये लोग जाते हैं दूसरे कंट्रीज, वहां पे टूर्स करते हैं। उसके अलावा थिंक टैंक्स के आपके जो है वो रिप्रेजेंटेटिव वो जाते हैं दूसरे मुल्क में और अपना एजेंडा लेके जाते हैं। तो ये उसके अलावा ट्रेड वाले जो हैं, जो ट्रेडिंग वाले जो एरियाज हैं, तो ये सारे मिल के जो है आप ब्रेन स्टॉर्मिंग में डिफरेंट चीजें जो है वो यूज करके आपके पास इतने आर्गूमेंट हो जाएंगे, मोर देन इनफ आर्गूमेंट हो जाएंगे आपके पास, बहुत ज्यादा आर्गूमेंट हो जाएंगे, वो आपने करना है। अच्छा, आपने आर्गूमेंट जब ये हो जाएंगे आपके सारे आर्गूमेंट, उसके बाद आपने क्या करना है? अब दूसरा स्टेप ये है कि अगली स्लाइड। अच्छा, पहले आपने क्या करना है? पहले आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपने एक आर्गुमेंट आपके पास आ रहा है ना जहन में कि ये वाला आर्गुमेंट है, आपने ये नहीं सोचना कि ये रॉन्ग है ये या ये करेक्ट है। आपने ये नहीं सोचना, आपने वो आर्गुमेंट लिख देना है रफ वर्क में, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। उसके अलावा दूसरा स्टेप, जब ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप जब आर्गुमेंट लिख लेंगे तो दूसरा स्टेप आपका होगा कि आप उसकी अरेंजमेंट करेंगे। अच्छा, उस अरेंजमेंट में क्या करेंगे? आप देखेंगे जो सिमिलर आर्गुमेंट है
आपने बहुत सारे ऐसे आर्गुमेंट होंगे जो सिमिलर लिख लिए होंगे, वो आप सिमिलर आर्गुमेंट ढूंढ के जो सिमिलर आ रहे हैं उसको मर्ज करके एक आर्गुमेंट बना लें या एक आर्गुमेंट को काट लें, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि रेलेवेंट है या नहीं, एक आर्गुमेंट दूसरे आर्गुमेंट से रेलेवेंट है या सवाल जो मुझसे पूछ रहा है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या उस हिसाब से वो आर्गुमेंट रेलेवेंट है या नहीं। अगर रेलेवेंट नहीं है तो आपने उसी वक्त उस आर्गुमेंट को काट देना है, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या है उसमें, ये तीसरी चीज ये है कि आपने देखना है कि कैसे मैं उसको अरेंज करूं, इंपॉर्टेंस के हिसाब से आर्गुमेंट को नंबरिंग देनी है आपने, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपने उसको नंबरिंग देनी है। 1 नंबर आर्गुमेंट मैंने ये लिखना है, दूसरा ये लिखना है, तीसरा ये लिखना है, इस हिसाब से आपने नंबरिंग उस हिसाब से उसको दे देनी है, ठीक है। उसके अलावा क्या, उसके अलावा जो फैक्ट्स, किसी आर्गुमेंट में आपने फैक्ट लिखना है, किसी आर्गुमेंट में आपने जो है वो स्टेटमेंट लिखनी है, किसी ऑथर की, किसी में आपने रेफरेंस देना है, ये आपने छोटा सा ऐसा करना है कि अब ये आर्गुमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ वो इब्राहिम लिंकन की एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, तो मैंने वहां पे लिख देना इब्राहिम लिंकन की डेमोक्रेसी वाली, डेमोक्रेसी इब्राहिम लिंकन, ऐसे ऐसे लिख देना है। पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो चीज लिख लेनी है ताकि जब मैं दोबारा से वो सवाल करने लगूं तो एटलीस्ट मुझे याद हो कि यहाँ पे मैंने अपना जो है स्टेटमेंट ये लिख के और वहां से जस्टिफाई करना अपने पॉइंट को। उसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने उसी रफ वर्क में तीसरी चीज ये करनी है, तीसरी ये होगी फैक्ट स्टेटमेंट वगैरह। चौथी चीज आपने ये करनी है कि आपने वहां पे जो है वो देखना है कि मैंने कहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। किस चीज का फ्लो चार्ट बन सकता है, किस चीज का नहीं बन सकता, कहाँ पे मैंने टेबल बनानी है, ठीक है। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे सही करना है वो भी आपने जो है वो उसी ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें करके आपने जो है एक इंट्रोडक्शन बनाना है, अपना सबसे पहला जो काम है वो इंट्रोडक्शन बनाना है। एक किसी भी सवाल का आप एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन जब आप बना रहे होंगे तब एक चीज सिर्फ आपने जहन में रखनी है, वो ये करनी है कि मेरा जो इंट्रोडक्शन पढ़ के एग्जामिनर मुझे पास कर दे, एग्जामिनर पास कर दे मुझे, ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका। ऐसा ना हो कि इंट्रोडक्शन में आप जो है यहाँ वहाँ की बातें करते जा रहे हो, नहीं। आपको वो लगना है कि आपने रेलिवेंट लेके टू द पॉइंट रह के जो उसने सवाल पूछा है उसका आपने आंसर जल्दी से दे देना है उसको, उसको ज्यादा ढूंढवाना नहीं है, ठीक है। उसका आंसर जो है आपने दे देना है उसको। उससे क्या होगा, उससे ये चीज होगी कि एग्जामिनर को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा और वो कहेगा कि हाँ इसने सवाल को समझ लिया है। जैसे एग्जामिनर हर दफा कहता है कि स्टूडेंट वो लिखते हैं जो उनको आता है, ये नहीं लिखते कि यो वो नहीं लिखते जो उनसे पूछा हुआ है। तो आपने इंट्रोडक्शन में उसको बता देना है कि मुझे ये चीज आती है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में आपकी पूरी जो आउटलाइन आपने बनाई है, रफ आउटलाइन जो हम आंसर देने हैं उसका पूरा रिफ्लेक्शन होना चाहिए उसको। जब आप रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, आपने पूरी एक आउटलाइन बना ली है, तो आउटलाइन में आपने जो है वो देखा है कि व्हाट इज पावर, पावर क्या है उसको डिफाइन कर दी है, तो आपने हाईलाइट उस डेफिनेशन की जो हाईलाइट है वो लिख के उसके बाद आपने हार्ड पावर पे चले जाना है, फिर सॉफ्ट पावर पे चले जाना है, फिर स्मार्ट पावर पे। इस तरह आपने जो है वो यहाँ वहाँ की जो चीजें हैं इससे अवॉइड करके जो उसका आंसर है उसको जो शॉर्ट में मैं दूसरे लफ्जों में अगर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन जो है वो कह दूं कि समरी है पूरे आपके सवाल की, तो ये गलत नहीं होगा कि जो आपने जो समरी है वो लिख देनी है उधर से। अच्छा, इंट्रोडक्शन भी अच्छा, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन के भी जो है शुरू शुरू में आपने कोई स्टेटमेंट या कोटेशन आपने एक आखिर की दे देनी है, या स्टेटमेंट होना चाहिए, स्लोगन होना चाहिए जो क्वेश्चन से रिलेट करे। ऐसा ना हो कि आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसका पता ही नहीं लग रहा कि ये पावर से रिलेटेड कैसे है। आपने पावर का पूछा है, आपने जाके स्टेटमेंट लिबरलिज्म की दे दी, आपने रियलिज्म की दे दिया, आपने ऐसी स्टेटमेंट दे रही है जो जो मतलब बिल्कुल ही मतलब वो समझ रहा है कि ये रिलेट ही नहीं कर पा रही। तो ऐसा नहीं करना, आपने वो रेलेवेंट जो स्टेटमेंट है वो आपने देनी है, उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन शुरू करना है। और एक चीज याद रखिएगा, आपने जो है वो एक्सप्रेस करना है चीज को, एक्सप्रेस एज सिंपल एज यू कैन, आपने इम्प्रेस नहीं करना। ये चीज आपने जहन से निकाल लेनी है कि आपने इम्प्रेस करना है, नहीं जी, आपने एक्सप्रेस करना है। वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप जो है वो धुआंधार जो है इंट्रोडक्शन लिखें
और जबरदस्त ऐसा इंट्रोडक्शन लिखें कि बस उसके बाद एग्जामिनर आपको कहे कि मुझे और कोई कॉपी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सारी मार्क्स जो है आपको मैं 20 में से 80 मार्क्स दे दूंगा। ऐसे आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, आपने एक्सप्रेस करना है अपनी अपना जो है वो आंसर, उसको बताना है कि मैं रेलेवेंट हूँ। हमें जो है वो पास करना है पेपर, हमने जो है वो ऐसा नहीं करना कि वो इतना रिस्क हो जाए कि हमें वो फेल कर दे। तो आपने एक्सप्रेस करना है, एग्जामिनर आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तो आपने जो पूछा हुआ है रेलेवेंट उसका जवाब देना है और उसको बताना है कि मुझे आता है। अच्छा, ये करना है। उसके बाद हमने देखा कि हम हमारे पास 35 मिनट जो है वो क्वेश्चन के हैं, एक सवाल के 35 मिनट है। ठीक है, अभी इस 35 मिनट के हिसाब से आपकी जो है ना वो आउटलाइन होनी चाहिए, रफ आउटलाइन आपकी इस 35 मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा, आउटलाइन आपने रफ में ही बनानी है। अगर आप फेयर में आपके पास टाइम मैनेजमेंट इतना है, आपके पास टाइम इतना है कि आप बना सकते हो तो आप बनाओ, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आउटलाइन में वही चीजें लिखी होती हैं जो आखिर में हेडिंग में क्वेश्चन में वही चीजें लिख ली जाती हैं, तो इस तरह ये टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका और आपकी रिपीटेशन भी हो जाएंगी। तो आपने आउटलाइन जो है ना फेयर फेयर आउटलाइन नहीं बनानी, आपने रफ आउटलाइन बनानी है, उसके बाद आपने क्वेश्चन शुरू करना है। ठीक है, आई होप ये वाला लेक्चर जो है, मुझे लगा था कि यहाँ पे जरूरत है आप लोगों को इस लेक्चर की, क्योंकि मैं देख रहा था कि कॉपीज चेक कर रहा था, वो रैंडमली जो है वो कॉपीज आ रही थी, वो पता ही नहीं चल रहा था इंट्रोडक्शन के। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद एक और चीज इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे आपने जो है वो जो क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं, जैसे एक्सप्लेन हो गया, इलुस्ट्रेट हो गया, डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, एनालाइज हो गया, ये सारी चीजें अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये है कीवर्ड्स क्वेश्चन के। ठीक है, इनके आपने मीनिंग जो है ना वो देख लेने हैं। इंटरनेट पे इजीली आपको जो है ना वो पीडीएफ मिल जाएगा। आगा खान यूनिवर्सिटी का पीडीएफ भी पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, वो आप देख लीजिएगा कि इन लफ्जों का मतलब क्या है। अभी जो है वो क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल है, आया है कि क्रिटिकली इवेल्युएट दी 14 पॉइंट्स ऑफ जिना। तो यहाँ पे आपसे ये कतई नहीं पूछ रहा कि 14 पॉइंट्स जो जिना के हैं वो लिख दें, नहीं जी। 14 पॉइंट्स आपने नहीं लिखने जिना के, बल्कि आपने उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। क्रिटिकली इवेल्युएट का क्या मतलब है, आपने देखना है कि वो जो 14 पॉइंट्स हैं उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या क्या मजबूरी थी उस वक्त का, क्या सिनेरियो था कि वो 14 पॉइंट्स कायदे आजम को देने पड़े। उसके अलावा वो 14 पॉइंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्या नेगेटिव, और क्या वो अभी तक वो 14 पॉइंट्स मौजूद हैं और इम्प्लीमेंट हो गए हैं। पाकिस्तान और इंडिया बनने के बाद वो 14 पॉइंट्स अभी तक इम्प्लीमेंट हुए हैं या इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुए, और क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है उन चीजों की। तो ये चीजें आपकी क्रिटिकली इवेल्युएट जो है ना वो आपने जना करने हैं। इसका मतलब कीवर्ड्स की जो है इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके अलावा जो आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो है वो क्वेश्चन के आखिर में एक जो है वो कंक्लूजन लाजमी लिखना है। कंक्लूजन क्या है, आपकी पूरी जो डिस्कशन है उसको सम अप जो है वो चीज कंक्लूजन करती है कि आपने जो है वो सवाल को किस हिसाब से, किस एंगल से समझा है, और क्या आप उस सवाल को जस्टिफाई कर सके हो, क्या उसको आप प्रॉपर बर्डन ऑफ प्रूफ दे के उसको जस्टिफाई कर सके हो या नहीं। तो ये सारी चीजें मिला के आपका जो है वो 35 मिनट में 20 मार्क्स का सवाल बनता है। तो आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं, तभी जो है आपने सवाल को लिख